हम पढ़ रहे थे अमीनो एसिड्स है। तो अमीनो एसिड्स में देखो बेटा, अमीनो एसिड्स का जो क्रियात्मक समूह होंगे, अमीनो अम्ल में दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो होता है अमीन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं अमीनो, और दूसरा इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। दो ग्रुप होते हैं, एक NH2 होगा और दूसरा COH। दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं यहाँ पर। जो कार्यात्मक को हम क्या कह सकते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक जो समूह होगा, कार्बोक्सिलिक समूह ये क्या करता है, में जो अमीनो समूह की अपेक्षा क्या होता है, स्थिति के आधार पर, जैसे मानिए कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें हम क्या करते हैं अल्फा बीटा और गामा प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि अल्फा पोजीशन है तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा अमीनो एसिड, बीटा पोजीशन यहाँ आएगी, गामा पोजीशन इससे आगे आएगी, है ना। तो इस प्रकार से जहाँ पर जुड़ा होगा उसी हिसाब से हम इसको क्या मानते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। दूसरा अमीनो अम्लों का वर्गीकरण हमने संख्या के आधार पर कहा था, कौन अम्लीय होगा। देखो यहाँ पर हमने कहा था अम्लीय, यदि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा है तो अम्लीय हो जाएगा, NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा, और दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार के हमने वर्गीकरण भी किया था, है ना। इसका आधार क्या था, इस टाइप से हम इसका वर्गीकरण कर पा रहे थे कि यदि कार्बोक्सिलिक समूह ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, इनका वर्गीकरण कर रहे थे। तीन प्रकार के अम्लीय कौन से वाले होंगे, ठीक है ना, अम्लीय, ठीक है ना, क्षारीय कौन से होंगे, और उदासीन कौन सा हमारे पास अमीनो अम्ल। तो ये हमने देख लिया था। संख्यों यदि वो संख्या अधिक होने के कारण क्षारीय हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक देखो समूह की संख्या अमीनो में अधिक होने के कारण अम्लीय हो जाएगा, और ये सब तीनों चीजें मैं बता चुका आप लोगों को। ठीक है, देखो बेटा एक और था इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज्वाइटर आयन 2-3 बार पूछ भी लिया उन्होंने कि ज्वाइटर आयन क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई अमीनो अम्ल है RCH और यहाँ पर NH2 है। NH2 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी युग्म कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है C++O एंड OH, ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, अल्फा अमीनो अम्ल एसिड है ना। इसमें क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है ये निकल करके यहाँ आ जाता है H+ के रूप में, तो इसी के कारण जो बनने वाला जो यौगिक होगा वो ज्वाइटर आयन होगा। ज्वाइटर आयन में क्या होगा, R तो अपनी जगह है, CH हो जाएगा, और यहाँ पर NH3 हो गया। जब ये NH3 हुआ बेटा तो इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, और यहाँ पर क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और C++O एंड सिंगल बॉन्ड O, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज। इसे हम कहते हैं ये है ज्वाइटर आयन। ये कौन सा आयन है, ज्वाइटर आयन, इसको हम ज्वाइटर आयन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको, ज्वाइटर आयन कहा जाता है। तो ये सामान्यतः जो है क्या होता है, रंगहीन क्रिस्टल होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है, सामान्यतः एक रंगहीन क्रिस्टल माने जाते हैं, इनमें क्रिस्टल का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ज्वाइटर आयन है, ज्वाइटर आयन को और किस नाम से जाना जाता है, देखो ये ज्वाइटर आयन बनता कैसे होगा, इसकी थोड़ा सा किस मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि अमीनो अम्ल क्या है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है ना, ये जल में क्या होंगे, विलय होंगे, जल में क्या होंगे, जल में घुल जाएंगे। ठीक है ना, उच्च क्वथनांकी गलनांकी ठोस होते हैं, इनका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। जो जो कहता है कि जो सामान्य अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, न तो ये अमीनो अम्ल के समान व्यवहार करते हैं और न कार्बोक्सिलिक समूह के समान व्यवहार करते हैं। इनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है, ये लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। कैसे दिखाते हैं, लवण जैसे लवण होते हैं, ना अम्ल की तरह होते हैं ना क्षार की तरह होते हैं, है ना। ठीक है, ये कैसे व्यवहार दिखाते हैं, लवण के समान। ठीक है ना, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये बताते हैं कि एक ही अणु में अम्लीय और क्षारीय समूह की उपस्थिति। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अम्ल भी है क्षार भी है। ऐसे अणु होना बहुत मुश्किल होता है। इसमें अम्ल अम्ल भी है और क्षार भी है, दोनों है,
अम्ल भी है इसमें और क्षार भी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस ऐसा तो हमने पहली बार देखा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं, जिसमें क्या है, अम्ल भी है और क्षार भी है। तो अम्ल तो ये है और क्षार ये है, ये दोनों एक ही उसमें उपस्थित है। देखो जब जलीय विलयन में डालेंगे तो जलीय विलयन, जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक समूह क्या करेगा, एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है। देखो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को मुक्त करेगा, जैसे हम पानी में डालेंगे। और अमीनो अम्ल क्या करता है, अमीनो समूह जो है एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एक द्विध्रुव आयन बनता है। इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं। जैसे हम इसको पानी में डालते हैं ना बेटा, देखो यहाँ पर इस पे दो चीजें RCH और इस पर CO, यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं इसको ना, ये है। अब देखो इसको हमने पानी में डाला, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो पानी में क्या करेगा, ये पानी में क्या करेगा, ये H प्लस आयन दे देगी, ये वाला कार्बोक्सिलिक समूह, ये वाला H प्लस आयन दे देगी, ये H प्लस आयन दे दिया। अब दे दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H प्लस आयन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास एक ध्रुव आयन बना जिसमें दो ध्रुव हैं। देखो दो ध्रुव कैसे बने, RCH और इस पर देखो C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, और यहाँ पर देखोगे तो NH3 पॉजिटिव, दो ध्रुव बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला, दो ध्रुव बन गए, ठीक है ना, द्विध्रुव आयन बन गए, बनता है ना। और इसे क्या कहते हैं, ज्वाइटर आयन, इसे क्या कहा जाता है, ये है ज्वाइटर आयन। और इसको दूसरा नाम है उभयविष्ट आयन। ये बहुत बार पूछा भी गया बेटा, ज्वाइटर आयन क्या है, बार बार पूछता है ज्वाइटर आयन क्या है, छोटे एक क्वेश्चन में, एक नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ज्वाइटर आयन आप समझ गए होंगे, ये क्या है, उभयविष्ट भी इसको आयन भी कहते हैं और ज्वाइटर आयन भी कहते हैं, ये द्विध्रुव आयन भी है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, यह उदासीन होता है, परंतु रहता तो उदासीन है, परंतु इसमें क्या है, इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। है तो उदासीन लेकिन इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। धनावेश देखोगे तो NH3 पर, ऋणावेश देखोगे तो COH माइनस पे, है ना। तो इनमें दोनों आवेश उपस्थित है। देखो उसके बाद कहता है कि उभयविष्ट आयनिक रूप में अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, है ना। ये कैसे दिखाते हैं, उभयधर्म प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, है ना। तथा क्या करता है, देखो तथा वे अम्लों और क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये अम्लों के साथ भी करते हैं अभिक्रिया और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, है ना। देखो ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल ध्रुवण गुणक होते हैं। जितने भी ग्लाइसिन के अतिरिक्त, इस ग्लाइसिन को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या होते हैं, ध्रुवण अगुणक दिखाते हैं। यानी वो क्या होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होगा, जो सॉरी प्लेन पोलराइज लाइट होगी, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, उसे बोलते हैं बेटा ध्रुवण अगुणक, है ना। क्योंकि इनमें क्या होगा, अल्फा जो कार्बन होगा, परमाणु होगा, ये क्या होगा, असमित होता है। कैसे होता है, एसिमेट्रिक होता है ना। ये D और L दोनों रूपों में पाए जाते हैं, D रूप में पाया जाता है और L रूप में पाया जाता है ना। अधिकांश प्रकृति जो प्राकृतिक अमीनो अम्ल है वो L विन्यास में होता है। कैसे में होता है, L में, है ना। देखो L अमीनो अम्ल, NH2 क्या होगा, बाईं ओर लिख सकते हैं, लिख कर प्रदर्शित कर सकते हैं NH2। जैसे हमारे पास दो ग्रुप है ना, देखो यहाँ पर असमित कार्बन परमाणु है C, है ना। इधर की तरफ हमने लिखा COOH, है ना। इधर की तरफ, ऊपर की तरफ R दिखाते हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ H, जो भी दिखाना चाहो, और बाईं तरफ हमने NH2 दिखा दिया। तो ये बाईं तरफ लिख सकते हैं, है ना। ये देखो इसका विन्यास इस प्रकार से दिखाया जा सकता है, यहाँ पे दिखा भी रखा है इन्होंने, है ना। तो ये क्या, देखो एक ग्लाइसिन है, क्या है, ग्लाइसिल एलिनिन। देखो इनमें नाम लिखा जाता है, इसमें एक तो ग्लाइसिन होगा फिर एलिनिन होगा, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ। ग्लाइसिन क्या होता है, देखो ग्लाइसिन होता है NH2 CH2 और COH, ये ग्लाइसिन है, ये क्या है, ग्लाइसिन है। और जो एलानिन है, एलानिन क्या होता है, देखो एलानिन भी ऐसे होता है, NH2 CH और इसमें CH3 होता है, बस इतना अंतर होगा, CH3 और बाकी ऐसे, इसका नाम क्या है, एलानिन है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, इसका
एक हाइड्रोजन और इसका OH, इसका तो गया OH और इसका एक हाइड्रोजन, ये दोनों क्या कर देते हैं, H2O बना देते हैं, जल बना देते हैं। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे? जुड़ने का तरीका क्या है इनका कि यदि हम इसको जोड़ने के लिए देखेंगे तो जुड़ेगा कैसे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा यहाँ पर NH2 है, फिर CH2 है, फिर आया CO। देखो CO और NH ने एक बॉन्डिंग बना दी, ये बॉन्ड बना दी है ना, ये बॉन्ड बनाया और बाकी ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ, देखो CH COH और यहाँ पर क्या आएगा CH3। तो इस प्रकार से जो बना ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसमें देखो बेटा, इसमें ये ग्लाइसिन था इसलिए हमने लिखा Gl बाई, और ये था एलेनिन, ग्लाइसिन इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिल एलानिन, और AALA इसका शॉर्ट नाम है ग्लाइसिन एलानिन। और ये क्या बना इन्होंने, ये एक प्रकार का क्या बना, प्रोटीन है ना। तो इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। देखो ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो अल्फा अमीनो अम्ल हैं के बहुलक होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं बेटा हमारे पास, प्रोटीन की परिभाषा में हमें क्या कहेंगे, प्रोटीन क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन होते हैं हमारे पास, ये होते हैं अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक। प्रोटीन क्या है, अब आप लोगों के पास एक लाइन में आंसर हो सकता है, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक। आपको कोई पूछे कि प्रोटीन क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन क्या है, ये हमारे पास जो अल्फा अमीनो अम्ल हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इनका पॉलीमर्स है ये बहुलक, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्रोटीन कहलाएंगे। ठीक है ना, जो आपस में क्या होते हैं, पेप्टाइड आबंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, कौन, अल्फा अमीनो है ना, ये क्या होंगे, अल्फा अमीनो अम्ल जो है क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या है बेटा हमारे पास, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, किससे जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, और होते क्या है प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है बेटा, एक बार रिपीट करो, प्रोटीन क्या होता है, ये लाइन बहुत याद रखनी है, अल्फा अमीनो अम्लों यानी अमीनो अम्लों के बहुलक, ये क्या है, ये अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, ये है प्रोटीन, इसको हम प्रोटीन कहेंगे, ये प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, और ये प्रोटीन जैसे जो जुड़े रहते हैं, एक अल्फा अमीनो अम्ल दूसरे अल्फा अमीनो अम्ल से किससे जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बंध से। कौन सा बंध है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, पूछा जाता है आप लोगों से, अल्फा अमीनो अम्ल कौन से बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होंगे बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड CO और NH के बीच जो दिखाई दे रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना। ये देखो किससे, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक रूप से क्या होते हैं, पेप्टाइड आबंध कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और NH2 समूह के मध्य बना बंध होता है। अब मान लीजिए आपने, आपसे पूछा किसी ने कि पेप्टाइड बंध क्या हुआ, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया एग्जाम में कि पेप्टाइड बंध क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि जो पेप्टाइड बंध होते हैं वो एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक समूह होगा है ना, एक कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, और दूसरा NH2 हो गया, अमीनो अमीन ग्रुप हो गया है ना, अमीन समूह NH2 समूह, इनके मध्य जो क्या होगा, जो बंध बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 के मध्य बना जो बंध होगा वो क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। याद रखना बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह और अमोनिया समूह के बीच बना हुआ बंध है ना। देखो उसके बाद क्या कहता है कि दो एक जैसे हो सकते हैं और भिन्न अमीनो अम्ल के अणुओं के मध्य अणु
के अमीनो अम्ल समूह दूसरे अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे माना हमने एलेनिन लिया, यहाँ पर क्या लिया, एलेनिन, ग्लाइसिन, सॉरी ग्लाइसिन लिया, तो ग्लाइसिन हो सकता है कि ग्लाइसिन का दूसरा अणु ये आपस में जुड़ जाए, या एक तो है ग्लाइसिन और दूसरा है एलेनिन, अलग अलग क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या है अमीनो अम्ल, भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, या तो समान प्रकार के अमीनो अम्ल हो सकते हैं वो भी जुड़ रहे हो, या भिन्न वाले हो, इनके बीच बॉन्डिंग होती है। देखो दो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्ल के अणुओं के मध्य, इन अणुओं के मध्य क्या होगा, एक अणु अमीनो समूह और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होता है, और इनमें एक अमीनो अम्ल का एक अमीनो अम्ल होगा, एक अमीन ग्रुप होगा, और एक कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य जो बंध बनेंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएंगे, और इस प्रकार के बंध बनाते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन्स में तो प्रोटीन की कितनी सारी विशेषताएं हो गई, एक तो हो गई क्या, एक तो सबसे पहले क्या है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुत अलग है, इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 के मध्य बनते हैं। ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है ना, समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, है ना। और जब ये जुड़ते हैं कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 ग्रुप, तो उसमें H2O जल का अणु भी निकलता है। देखो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एक जल का अणु मुक्त होता है और एक जल का अणु क्या होता है, इसमें से निकल जाता है, तथा पेप्टाइड आबंध जो है क्या होगा, CONH बनता है। देखो चूंकि उत्पाद दो अमीनो अम्लों द्वारा बनता है, ये दो ठीक है, दो से बनाए, कितने से बना, दो अमीनो अम्ल, एक क्या था इसमें ग्लाइसिन था, दूसरा क्या था एलानिन था, है ना, इन दो से बना हुआ है। चूंकि क्या है, जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है ये वाला ग्लाइसिल एलानिन, इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइसिल एलानिन, ये उत्पाद है बेटा, ये किससे बना, इन दोनों से, ग्लाइसिन से और एलानिन से, तो ये ग्लाइसिल एलानिन बना, ये उत्पाद है हमारे पास, प्रोडक्ट कितने से बना है, दो से बना, तो दो से बनने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड, इसे क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड, दो से बना, है ना, इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसका उदाहरण कह रहे हैं, देखो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह और एलानिन का अमीनो समूह के संयोग के साथ संयोग करता है, तो हमें क्या होगा, एक डाइपेप्टाइड यानी कि ग्लाइसिल एलानिन प्राप्त होता है, ये ग्लाइसिल एलानिन हो गया। ठीक है, कहते हैं बेटा यदि तीसरा अमीनो अम्ल, देखो तीसरा अमीनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो हमें ट्राइपेप्टाइड का उत्पाद प्राप्त होगा, हमें क्या होगा, ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, दो से बना हुआ तो दो ट्राइपेप्टाइड हो गया, और इसमें से तीन हो जाए, मानो ये कह रहा है कि इस एलानिन से जो है एक अमीनो अम्ल और जुड़ना चाहे या एक और संयोग करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइपेप्टाइड प्राप्त होगा, और ट्राइपेप्टाइड, एक ट्राइपेप्टाइड में तीन क्या होंगे, अमीनो अम्ल होंगे। ठीक है ना, दो, अब क्या कह रहा है, देखो दो पेप्टाइड बंध द्वारा संयुक्त रहते हैं, कितने पेप्टाइड बंध होते हैं इसमें, दो पेप्टाइड बंध होंगे, है ना, और तीन क्या होंगे, अमीनो अम्ल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 4, 5, 6 है ना, आपस में जुड़ते हैं तो उनका टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड ऐसे होते चले जाएंगे, है ना, दो जुड़ जाएंगे, 3, 4, तो ये हमारे पास डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये सारे किसके नाम पर हैं, उनके अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर हम उनको कह सकते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं ना। देखो उसके बाद देखो बेटा, ये कहता है कि जब अमीनो अम्लों को की संख्या क्या होगी, 10 से अधिक हो जाती है, मान लीजिए अमीनो अम्ल जुड़ते जुड़ते 10 जुड़ गए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, ये शब्द हमने सुना हुआ अभी, क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे 10 से अधिक हो गए तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। अब आपसे पूछा जाए पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड में जब अमीनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है, जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, 10 से अधिक हो गए, है ना, पॉलीपेप्टाइड, जिसमें 100 से अधिक
देखो जिसमें क्या होगा, देखो एक पॉलीपेप्टाइड में 100 से अधिक क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। 100 से अधिक भी हो सकते हैं, 100 से अधिक, जिसमें 100 से अधिक भी क्या होंगे अमीनो अम्ल जुड़े हो सकते हैं, जिसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, 1000। ठीक है ना, 1000 भी हो सकता है ना, अधिक हो सकता है, तो प्रोटीन कहलाते हैं। देखो यही क्या कहलाएंगे, जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो ये कह रहा है कि यद्यपि जो प्रोटीन है, प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा प्रोटीन है और कौन सा पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन कम अमीनो अम्ल में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है। ठीक है, लेकिन जिनमें कम क्या होंगे अमीनो अम्ल हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहा जा सकता है ना। और ये देखो बेटा, यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट स्वरूपण हो, जैसे कि इंसुलिन में होता है ना, इसमें 51 क्या होंगे, अमीनो अम्ल होते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन जानते हैं आप लोग, जो हमें डायबिटीज से बचाता है ना, एक इंसुलिन जो हमारे आमाशय से निकलता है, इस इंसुलिन में क्या होगा, इस इंसुलिन में भी एक प्रकार का प्रोटीन है बेटा, ध्यान रखो, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसमें क्या होगा, 51 अमीनो अम्ल होते हैं। 51 क्या होंगे इसमें, अमीनो अम्ल होंगे, किसमें, प्रोटीन में। ठीक है ना, अमीनो अम्ल होंगे 51 अमीनो अम्ल, किसमें, प्रोटीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन, अलग अलग प्रकार के कंपटीशन में पूछा जा सकता है, पॉलीपेप्टाइड और बहुत सारी चीजें, है ना। अभी हमारा प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि प्रोटीन है क्या, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या होंगे, इनके आकार होते हैं, इनकी आकृतियां होती प्रोटीन। ठीक है, तो इनकी आकृति के आधार पर ये कहता है, देखो यहाँ पर आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो वर्ग बनाए गए इसके, यदि हम इसको देखेंगे, एक तो है रेशेदार, कौन से वाले, रेशेदार, जिसमें रेशे होंगे ऐसे, है ना, रेशेदार प्रोटीन होगा। एक होगा गोलिकाकार प्रोटीन, जो गोलियां के रूप में ऐसे गोले गोले रूप में हो। तो दो प्रकार के प्रोटीन होंगे। ठीक है ना, तो पहले हम रेशेदार प्रोटीन पढ़ते हैं कि रेशेदार प्रोटीन होते क्या। ठीक है, तो ये कह रहा है बेटा कि जब जो है पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड आप समझ गए, जिसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड कौन होते हैं, जिनमें हमारे पास 10 से ऊपर क्या होंगे, 10 से ऊपर क्या होते हैं बेटा, अमीनो अम्ल। हाँ वेरी गुड। देखो 10 से अधिक, ये सही सुन रही बेटे, है ना, 10 से अधिक जब अमीनो अम्ल होंगे तो समझ लेना ये पॉलीपेप्टाइड है ना। तो ये क्या कहता है, देखो जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती हैं, समांतर में ऐसे होंगे, समान अंतर, समान अंतर का मतलब होता है इसे ऐसे, समानांतर है, समानांतर बोलते हैं, है ना। देखो समानांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा जुड़ी रहती है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, से संयुक्त रहती हैं। तो ऐसे प्रोटीन, ऐसी जो रेसे होंगे, संरचनाएं बनती हैं। तो इस प्रकार की प्रोटीन को सामान्यतः जल में अभिलीन होते हैं। जब यदि पानी में घुलेंगे ना इस टाइप के प्रोटीन को, ये जल में घुलेगा ही, है ना। और कुछ सामान्य उदाहरण है इसके, क्रेटीन, जो हमारे बाल होते हैं ना, जिस सिर के बाल हमारे हुए, ऊन हो गई, ये सब प्रोटीन होता है बेटा। बाल हो गए, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब प्रोटीन है। अब कितनी बढ़िया बात है ना। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या करेंगे, बालों को खाएंगे, लेकिन बाल हमारे शरीर में पचते रहेंगे, है ना, डाइजेस्ट नहीं होते। तो क्रेटीन, जो बाल है, बालों में प्रोटीन होता है, ऊन में प्रोटीन होता है, रेशम रेशम में प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम है क्रिएटिन। कौन सा है, क्रिएटिन। और एक कौन सा किस प्रकार का प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन, ऐसे रेशेदार प्रोटीन है, ये है रेशम, इनमें हो गया। दूसरा है मायोसिन,
मायोसिन भी प्रोटीन है और ये है मांसपेशियों में उपस्थित रहता है। जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो उपस्थित रहता है उसको हम कहते हैं मायोसिन, है ना। तो दो प्रकार के प्रोटीन हमने पढ़ लिए। जो रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल था ये कौन है, एक तो है क्रिएटिन। क्रिएटिन अब आप लोग समझ सकते हो, जब भी आप लोग बाल बनाते हैं तो उसमें आप कह सकते हो यार ये इसमें तो प्रोटीन होता है ना। बालों में ऊन जहाँ पर देखते हो ये इसमें प्रोटीन होता है, रेशम जहाँ पर देखते हो प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, क्रिएटिन, है ना। उस प्रोटीन का नाम क्या है, क्रिएटिन। मायोसिन कहाँ होता है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों में जिनको मसल्स कहते हैं, है ना, मसल्स। तो मांसपेशियाँ में जो प्रोटीन होता है वो मायोसिन होता है। तो दो प्रकार के प्रोटीन हमारे पास रेशेदार प्रोटीन हो गए, ठीक है। दूसरा है बेटा गोलिकाकार। गोलिकाकार जो प्रोटीन होगा ये क्या है, जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती हैं, माना पॉलीपेप्टाइड ऐसे कुंडली बनाते हैं ऐसे, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसी जो संरचनाएं प्राप्त होती हैं ये क्या होती है, सामान्यतः जल में विलीय होती हैं। देखो बेटा हमारे पास जो रेशेदार प्रोटीन है, जैसे बाल को हम पानी में डालेंगे नहीं घुलेगा, नहीं घुलता, क्योंकि क्रिएटिन है। क्रिएटिन क्रिएटिन पानी में नहीं घुलेगा। बाल हो गया, ऊन हो गया, है ना, रेशम हो गया, मायोसिन भी नहीं घुलेगा, मांसपेशियों को घुलेंगे वो भी नहीं घुलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये वाला प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं गोलिकाकार प्रोटीन, जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बना करके गोलाकृति प्राप्त कर लेते हैं तो इसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है बेटा, ये जल में नहीं विलीय हो जाते, जल में पानी में घुल जाएंगे। और इसका उदाहरण है इंसुलिन है, इंसुलिन है, एल्बुमिन है, दो चीजें। इंसुलिन तो आप लोगों ने देखा नहीं, किसी ने देखा इंसुलिन को, इसमें Yes, sir. देखा इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं बहुत सारे बच्चों को, जी। इंजेक्शन जिनको शुगर की बीमारी होती है, दिखाई नहीं देता बेटा उसे ना, हमने देखा नहीं। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इंसुलिन कोई पदार्थ है ना, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। इंसुलिन की गोलियां खाते लोग, है ना। तो इंसुलिन एक प्रकार का लिक्विड है, पदार्थ है। लेकिन एल्बुमिन हमने बहुत सारा देखा, मलाई जो होती है, दूध के ऊपर मलाई लगती है ना, उस मलाई में क्या होता है, एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन की परत होती है ना, यहाँ पर इसको हम एल्बुमिन कह सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो इंसुलिन है और दूसरा एल्बुमिन, और ये दोनों पानी में घुल जाती है। मजेदार बात क्या है, दोनों पानी में घुल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों, तो ये गोलिकाकार प्रोटीन हो गए, ठीक है। तो प्रोटीन को हमने और अच्छे से पढ़ लिया कि दो प्रकार के होते हैं, है ना। और देखो ये कहता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की संरचनाएं एवं आकृति के आधार पर चार प्रकार की होती है, संरचना और आकृति। अब दूसरे प्रकार है, एक तो हमने पहले दो प्रकार पढ़े कौन कौन से प्रोटीन के, एक तो कैसे था हमारे पास, सीधे रेशेदार प्रोटीन था, और दूसरा हमारे पास था कौन सा, गोलिकाकार प्रोटीन, ठीक है ना, दो प्रकार। अब ये कह रहा है देखो प्रोटीन की संरचना हो गई, दूसरा नंबर आ रहा है, और आकृति के आधार पर, एक तो उनकी संरचना और आकृति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है प्राथमिक संरचनाएं, द्वितीयक संरचनाएं, तृतीयक संरचनाएं, चतुर्थक संरचनाएं, है ना। प्रत्येक स्तर पर पूर्व की तुलना में जटिल होती हैं। ये पहले वाली जैसे ये कम जटिल है ना, ये थोड़ा और जटिल हो जाएंगे, और जटिल, ये सबसे जटिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें प्रोटीन की संरचनाएं होती हैं। चलो अब देख लेते हैं चार प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के प्रोटीन। तो प्राथमिक संरचनाएं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का। देखो बेटा यहाँ पर प्रोटीन ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे रेखाओं के रूप में जुड़े हुए हैं, यहाँ से फिर एन, फिर ये डैश करके एच जुड़ा हुआ है, ऐसे करके फिर सी, फिर इधर एच, फिर इधर आर, है ना, इधर फिर सी, फिर डबल बॉन्ड से ओ, फिर सिंगल बॉन्ड से एन। देखो सी और एन के बीच होगा, सी और एन के बीच जो है क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, है ना। इस प्रकार से बनता है। ये कहता है, देखो ये क्या कह रहा है कि भिन्न अमीनो अम्ल परस्पर एक रेखीय क्रम में पेप्टाइड अवन द्वारा जुड़ने से प्रोटीन प्राथमिक संरचनाएं एक रेखीय रेखा में जुड़ते हैं, है ना, सीधे ऐसी रेखा में। देखो
ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, एक सीधी रेखा में, है ना। ठीक है ना। तो प्राथमिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्राथमिक संरचना द्वारा अमीनो अम्ल की प्रकृति, संख्या और इनकी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनकी जो व्यवस्था कैसी है ना, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा है, देखो तीसरा पॉइंट कहता है कि सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ज्ञात की थी। देखो जो इंसुलिन की जो संरचना है ना बेटा, इसको देखा था किसने? फ्रेडरिक सेंगर ने। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें जानकारी चाहिए किस चीज़ के लिए? कंपटीशन परीक्षाएं जब हम लोग दे रहे होंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि इंसुलिन की खोज किसने की, उसकी संरचना को किसने देखा, खोज नहीं, किसने देखा, है ना। तो ये था फ्रेडरिक सेंगर। इसने प्राथमिक संरचना, प्राथमिक प्रोटीन, यानी कि जो हमारे पास क्या है, इंसुलिन है, इंसुलिन जो है प्राथमिक संरचना है इसकी। दूसरा देखो बेटा, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में जो पेप्टाइड बंध है, हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। देखो इसमें जो प्राथमिक जो प्रोटीन की संरचना है, देखो प्राथमिक संरचना है, इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा हो गया बेटा? CO और NH के बीच। इसका मतलब क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल और NH2 के बीच, अमीनो अम्ल के बीच जो बंध बना, ये था पेप्टाइड बॉन्ड, अमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। दूसरा इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध भी क्या होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हो सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं इसमें प्राथमिक प्रोटीन में, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बंध हो गया और डाइसल्फाइड हो गया। देखो उसके बाद कहता है कि किसी प्रोटीन में उपस्थित सैकड़ों अमीनो अम्ल हो गए, है ना, सैकड़ों अमीनो अम्लों में से केवल एक अमीनो अम्ल के स्थान पर कोई अन्य अमीनो अम्ल आ जाने से उस प्रोटीन की जैविक सक्रियता बदल जाती है, नष्ट हो जाती है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई प्रोटीन है, ठीक है ना बेटा, हमारे पास क्या है, इसको इस शब्द को समझते हैं कि इसमें हमारे पास ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास सैकड़ों क्या है, अमीनो अम्ल है, बहुत सारे अमीनो अम्ल है, और में से क्या होता है, केवल एक अमीनो अम्ल, मान लीजिए हमारे पास कई हैं अमीनो अम्ल, और वो कह रहा है कि एक अमीनो अम्ल के स्थान पर कोई अन्य अमीनो अम्ल आ जाता है। मान लीजिए एक अमीनो अम्ल को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और दूसरा वाला अमीनो अम्ल वहां डाल दिया, तो उससे क्या होगा, उस प्रोटीन की जैविक सक्रियता बदल जाती है, बदल जाती है या नष्ट हो जाती है। जो उसकी जैविक सक्रियता थी वो बदल जाएगी या नष्ट हो जाएगी, और इसको कहते हैं, देखो ये बदल जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटे, ठीक है ना। देखो किसी प्रोटीन में जो है क्या करते हैं, यदि हम अन्य प्रोटीन अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, माना कोई प्रोटीन हमारे पास है और उसके अमीनो अम्ल में से हम किसी अन्य अमीनो अम्ल को उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी जो जैविक सक्रियता है वो बदल जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब एक उदाहरण कह रहा है, देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में होता है ना, में वैलिन द्वारा, यदि क्या है, हीमोग्लोबिन में वैलिन द्वारा ग्लोमेटिक अम्ल हटाने पर हीमोग्लोबिन का गुण बदल जाता है, और तथा इसे सिकल सेल या एनीमिया रोग हो जाता है। देखो हीमोग्लोबिन हमारे लिए फायदेमंद होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे लिए, बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन होता क्या है कि हीमोग्लोबिन में से, ये कह रहा है देखो हीमोग्लोबिन में वैलिन द्वारा जो ग्लोमेटिक अम्ल हटाने पर, वैलिन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, ग्लोमेटिक अम्ल हटाया, और हीमोग्लोबिन के गुण क्या हो गए, बदल गए, और हीमोग्लोबिन क्या हो गया, उससे हो गया एनीमिया नाम रोग, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो एनीमिया रोग किसके कारण होता है, जो ग्लोमेटिक अम्ल हट जाने से, ठीक है ना, प्रोटीन से ग्लोमेटिक अम्ल हट जाता। तो इस प्रकार से बेटा ये तो था हमारे पास प्राथमिक प्रोटीन। द्वितीय प्रोटीन क्या है, इसे तो आप लोग अच्छी तरह पहचान रहे होंगे, क्या है, किसकी संरचना है बेटा, जो आपको दिखाई दे रही है, किस चीज की संरचना है, ऐसी संरचना देखी आप लोगों ने किसी की?
ये है डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की। डीएनए की संरचना है, किसकी संरचना है? डीएनए। डीएनए ऐसा होता है, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था ये मॉडल, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या कहते हैं, देखो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, कैसी संरचना है? द्वितीयक संरचना है ना। तो ये कहता है देखो किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना उसके संबंध में आकृति से, उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में विद्यमान होती है, ठीक है। यहाँ दो भिन्न प्रकार की संरचना, दो प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती है। इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा है ना। देखो बीटा प्लेटलेट, प्लेटिडेट सीट संरचना कहते हैं, है ना। ये संरचनाएं क्या होती है? पेप्टाइड आवन CO हो गया और NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला में जो है नियमित रूप से होती है। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रकार से इसको दिखा सकते हैं, थोड़ा कट रहा बेटा इसमें ना, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती है, देखो कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उत्पन्न होती है। देखो ये यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया हमारे पास डीएनए की जो संरचना है, इस प्रकार से दिखाई देती है।